रिसर्च। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी मेडिसिन। कल तक हमने एस्थमा की मैनेजमेंट को पढ़ा था सारा। ठीक है। आज हमने सीओपीडी की मैनेजमेंट पढ़नी है। उससे पढ़ने से पहले हम एक बार सीओपीडी को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। तब उसके बाद मैनेजमेंट ज़्यादा इजी हो जाएगी पढ़ने के लिए। सीओपीडी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास एयर फ्लो लिमिटेशन आ जाती है क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ठीक है। हमारे पास दो इसमें वेरिएंट्स है सामने जो हमें नजर आते हैं, एक एम्फीसीमा एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है। एम्फीसीमा में हमारे पास परमानेंट डायलेशन होती है एयर स्पेसिस की टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टली। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली एक एल्वियुलर कोलैप्स होता है एक्सपिरेशन की वजह से, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जिसमें हमारे पास इंट्रैप्टमेंट होनी शुरू हो जाती है एयर इसके अंदर। ठीक है। आगे हमारे पास एटियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हमारे पास स्मोकिंग, अगर पेशेंट 20 पैक ईयर की स्मोकिंग अपने स्मोकिंग कर करके अपने 20 पैक ईयर्स पूरे कर ले। ठीक है। एक पैक डेली 20 सिगरेट वाला वो रोजाना पिए 1 साल। ठीक है। तो उसका 1 पैक ईयर होता है, वो अपनी इसी तरह 20 पैक अगर पूरे कर ले तो वो हमारे पास डेवलप कर देता है क्या, एम्फीसीमा को। ठीक है। हमारे पास पैथोजेनेसिस की वही थी कि हमारे पास इलास्टेज और एंटी इलास्टेज का इम्बैलेंस होता था। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास जो थी एयर वॉल्स, ठीक है, जो हमारे पास इनकी वॉल थी, एयर स्पेसेस थी, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है। उसके अलावा हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी। इसमें हमारे पास कुछ प्रोक्सिमल पार्ट अगर इफेक्ट हो रहा था तो हमारे पास सेंट्रीसिनार एम्फीसीमा था। प्रोक्सिमल डिस्टल अगर इफेक्ट हो रहा तो पैनिसिनार एम्फीसीमा था। ठीक है। उसके बाद उसके साथ हमने कॉजेज भी डिस्कस की थी, जैसे हमारे पास पैनिसिनार एम्फीसीमा में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोक्सिमल अगर इफेक्ट हो रहा हो तो हमारे पास स्मोकर्स की वजह से। ठीक है। इसी तरह ही हमने क्लिनिकली अगर इसको देखा पेशेंट को, तो क्लिनिकली हमारे पास ये पिंक बफर्स के नाम से जाने जाते हैं। साइनोज नहीं होते लेकिन एसएससी मसल को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। चीफ कंप्लेन इनमें जो होती है वो डिस्निया होती है। ठीक है। हमारे पास इनमें कोई वीज नहीं आ रही होती, कफ माइल्ड से आ रही होती है। ये हमारे पास एग्जामिनेशन में देखते हैं पेशेंट थिन और लीन से होते हैं। ठीक है। चेस्ट में इनकी बैरल शेप चेस्ट हमें नजर आ रही होती है। चेस्ट एक्सरे में हमें हाइपर इन्फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर हार्ट मिल रहा होता है। ठीक है। और हमारे पास जो एबीजीज हैं इसमें भी हमें टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर मिल रहा होता है। ठीक है। हाइपोक्सिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो नॉर्मल मिलता है। ये थी हमारी सारी डिस्कशन एम्फीसीमा पे। नेक्स्ट डिस्कशन जो थी हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे, उसको देख लेते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमारे पास क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ है 3 कंसेक्टिव मंथ से, पिछले 2 सालों से अगर ऐसी कफ चल रही हो और बाकी सारी क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ की कॉजेज को एक्सक्लूड कर लिया जाए, उसको हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये डेवलप पेशेंट कर जाता है 10 पैक्स ईयर स्मोकिंग के साथ पूरे करके। ठीक है। पैथोजेनेसिस में स्मोकिंग और उसके कंटेंट जो है हमारे पास इसकी हाइपरट्रॉफी और हाइपरसिक्रेशन करवाते हैं ब्रोंकियल ग्लैंड्स की। ठीक है। जिसमें हमारे पास जो रीड इंडेक्स होती है, जो हमारे पास ब्रोंकियल ग्लैंड का ब्रोंकियल वॉल के अंदर एरिया होता है, वो हमारे पास जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सिम्टम्स सारी सामने आनी शुरू होती हैं। ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हमारे पास यहाँ भी क्रोनिक सिंपल ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या कोई सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हमारे पास ब्रोंकाइटिस आ सकता है, या एस्थमा के साथ भी आ सकता है। ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन। क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट ब्लू ब्लॉटर्स के नाम से जाना जाता है। ये साइनोज पेशेंट होता है हमारे पास। ठीक है। चीफ कंप्लेन इसमें डिस्निया नहीं होती, इसमें क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ होती है लीडिंग टू डिस्निया। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन में हमारे पास एयर एंट्री तो कम मिलेगी। ऑस्कल्टेशन में चेस्ट एक्सरे में हमें लंग वस्कुलेचर इसका गंदा मिलेगा, डर्टी लंग वस्कुलेचर मिलेगा। क्यों, हमारे पास जगह जगह पे जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है वो पड़ी होंगी, वो हमें चेस्ट एक्सरे में नजर आ रही होंगी। ठीक है। सीबीसी में हमें पॉलीसाइथीमिया वगैरह मिल सकता है। ठीक है। और एबीजीज में वाहिद ये हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलियर है, जो हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर मिलता है। मतलब एबीजीज में हमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा मिलेगा, हाइपर कैप्निया मिलेगा। ठीक है। ये हमारे पास थी इनकी डिस्कशन। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे। ये तो चीजें हमने सारी पढ़ी नहीं थी, ये तो से सिर्फ एक रिवीजन के लिए दोबारा हमने पढ़ा। ठीक है। अब आ जाओ इसकी मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में हम बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट किसकी, सीओपीडी की। इसके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी में सबसे पहला काम तो जो भी मसला कर रहा है वो कर रहा है क्या, सिगरेट स्मोकिंग। सबसे पहले हम जर्नल मेयर्स में,
पेशेंट में कम करवाएंगे किस चीज़ को? पेशेंट को कहेंगे यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। पेशेंट की स्मोकिंग जो है उसको हम बिल्कुल बंद करवाएंगे, इससे पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसको हम कुछ करवाएंगे वैक्सीनेशंस। वैक्सीनेशंस इसमें जो हम करवाएंगे, हम इसको करवाएंगे न्यूमोकोकल। ठीक है। एच इन्फ्लुएंजा की। और मशहूर ज़माना एक वायरस जिसमें हम सब गुजरे हैं, कोविड 19 की। ये सारी इसमें वैक्सीनेशन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे कि इस पेशेंट को अगर न्यूमोकोकल नमूनिया हो गया, एच इन्फ्लुएंजा से इन्फेक्टेड इसको नमूनिया हो गया, या कोविड 19 वायरस पे इफेक्ट कर गया, ठीक है, तो इस पेशेंट के सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। इसलिए इस क्योंकि ऑलरेडी सीओपीडी जो है हमारे पास हाइपोक्सिक ड्राइव में चल रहे होते हैं, ठीक है, इनमें हाइपोक्सिया हुआ होता है। तो इस वजह से इनको हम इन चीज़ों से बचाने के लिए ये जनरल मेयर्स में वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। ठीक है। आगे आ जाओ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वी विल अगेन हैव टू असेस व्हाट सिवियरिटी। हमने सिवियरिटी असेस करनी है। ठीक है। उसका फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम चेक करना है इन 1 सेकेंड। ठीक है। इसमें हमें तीन ही तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, या तो सीओपीडी होगी माइल्ड। माइल्ड इसको हम तब कहेंगे कि FEV1 की जो वैल्यू है ये तकरीबन हमारे पास 50 से 79 में वेरी कर रही होगी। ठीक है। या हमारे पास सिवियरिटी आ सकती है मॉडरेट टाइप की। ठीक है। इसमें हमारे पास FEV1 की वैल्यू 30 से 49 के अंडर वेरी कर रही होगी। ठीक है। या हमारे पास सिवियरिटी जो है बहुत ज़्यादा सवियर भी आ सकती है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो FEV1 की वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन 30% सामने आएगी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के साथ। ठीक है। अब इन तीनों सिवियरिटीज़ की अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग इनकी हमने मेडिसिन में इस्तेमाल करनी है। तो जो माइल्ड हमारे पास वेरिएंट है ना सीओपीडी का, हमेशा याद रख लो, एग्जाम का पक्का क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीओपीडी ऑलवेज रिमेंबर इप्रा ट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हमारे पास ये ड्रग है जो हमारे पास सीओपीडीज में यूज होती है। माइल्ड सीओपीडी में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीओपीडी। हमेशा इसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाओ मॉडरेट में। मॉडरेट में हमारे पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड तो है ही है। ठीक है। जिसको हम एटम के नाम से भी याद रखते हैं। ठीक है। एटम के नेब्स करवाते होते हैं हम पेशेंट को। इसमें साथ साथ मॉडरेट में हमने पेशेंट को इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे भी लगाना है, जैसे डेक्लोमेथाजोन आपने कल एस्थमा में पढ़ा है। ठीक है। साथ में इसको हमने लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट पे भी डालना है, साल्मेट्रोल वगैरह पे। ठीक है। 2 पफ्स बीडी में। ठीक है। बीडी में ये 2 पफ्स लेगा ही लेगा इसके। ठीक है। इस तरह आपने इसको मॉडरेट सीओपीडी को मैनेज करना है। जो है आपके पास स्फीयर। ठीक है। इसमें आपके पास अगेन इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड तो होगा ही होगा। ठीक है। साथ में हमारे पास अगेन लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डेक्लोमेथाजोन। ठीक है। साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है। साथ में इसमें हमारे पास हम ऐड करेंगे थियोफाइलिन ड्रग को। ठीक है। ये भी एक ब्रोंकोडाइलेटर है। ठीक है। और साथ में इसमें हम स्टार्ट करेंगे ओरल स्टीरॉइड्स को। ठीक है।
ओरल स्टीरॉयड प्रेडनिसोलोन की टेबलेट जो है इसको हम स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, डोज आपको मैंने कल लिखवा दी थी। इसकी डोज इसकी होती है ओरल स्टीरॉयड की अप्रोक्सीमेटली, आपने इसको जो स्टार्ट करानी होती है वो करानी होती है 1 mg/kg पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह आपने स्टार्ट करवानी है। ठीक है, साथ में इसमें ना एक और चीज़ बड़ी कॉमन है जिसपे आपको क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज एल टॉट। एल टॉट क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। एल टॉट मीन्स लॉन्ग टर्म O2 थेरेपी या ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, एल टॉट का मतलब है लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, ये बेसिकली हमने साथ इसमें ऐड करनी होती है सीओपीडीज में। हमेशा जो सीवियर सीओपीडी है इसमें हमने ना लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी को स्टार्ट कराना होता है। होता इस तरह है कि हमने इसमें एल टॉट जो है लो डोज इसमें ऑक्सीजन देनी होती है। ठीक है, और देनी किस तरह होती है, हमने कम से कम 14 से 16 घंटे पर डे ऑक्सीजन इसको देनी होती है। और तकरीबन 1 से 3 लीटर ऑक्सीजन सिर्फ हमने इसमें देनी होती है। ठीक है, मतलब लो डोज ऑक्सीजन हमने चलानी होती है। हमारा जो सीओपीडीज में टारगेट होना चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन का, हमेशा याद रखना, एग्जाम का पक्का क्वेश्चन है कि हमारे पास सीओपीडीज में ऑक्सीजन का टारगेट क्या होना चाहिए ऑक्सीजन सेचुरेशन का। तो वी विल हैव टारगेट ऑक्सीजन सेचुरेशन। आपको कोई पता है कि पेशेंट सिगरेट स्मोकिंग करता है, पेशेंट सीओपीडी का है, तो हमारे पास जो उसकी हमने सेचुरेशन रखनी है ऑक्सीजन की 88 से 92% तक सिर्फ रखनी है। ठीक है, वो क्यों रखनी है, एक जुमला लिखो, इससे आपको ये हमेशा चीज़ याद रहेगी। जुमला लिखो, सीओपीडीज आर लिविंग ऑन देयर हाइपोक्सिक ड्राइव। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, सीओपीडीज आर लिविंग ऑन देयर हाइपोक्सिक ड्राइव। इस जुमले का मतलब क्या है कि हमारे पास वैसे तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ना वो काम कर रहे होते हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, लेकिन ये जो सीओपीडीज हैं, ये हमारे पास जो स्मोकर्स हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल के साथ कम रह रह के आदी हो गए होते हैं कि इनके जो रिसेप्टर्स है ना वो इनसेंसिटिव हो चुके होते हैं, इनके रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, होगा ये जो काम करते हैं, ये काम करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन लेवल कम को सेंस करके ना, ऐसे ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होगा ये कि आप जब इसको बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा दोगे, ठीक है, तो ये अचानक से इनके जो रिसेप्टर्स हैं ऑक्सीजन ज़्यादा दे के तो पीछे से इसको सांस को काम करना छुड़वा देंगे। ठीक है, तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना कि एक सीओपीडी का पेशेंट है उसके अंदर आपने जो ऑक्सीजन है वो 100% दी। अगर आपने 100% ऑक्सीजन दी, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को लगेगा कि ऑक्सीजन पूरी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, आपकी वो ब्रीदिंग को स्लो करवा देंगे। ठीक है, ऑलरेडी पेशेंट हाइपोक्सिक है, ठीक है, आपने ऊपर से ये हरकत कर दी, आपने ऑक्सीजन सेचुरेशन 100% कर दी, तो उसके अंदर आपके साथ फिर आगे ये वाला काम होगा कि पेशेंट सांस लेना कम कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि टारगेट ऑक्सीजन लेवल आपके पास कितना होना चाहिए, 88 से 92%। ठीक है, और ये आपने किस तरह देना होता है, टाइम भी नोट कर लो। 8 PM से लेके, मतलब रात 8 से सुबह 8 तक तो आपने कॉन्टिन्यूसली लो डोज ऑक्सीजन इसको देनी है। ठीक है, कंटिन्यूसली। लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, 8 बजे से सुबह के 8 बजे से शाम 8 बजे तक आपने क्या करना है, या रात 8 बजे तक आपने करना है, आपने को 15 मिनट ऑक्सीजन उसको देनी है। ठीक है, और 45 मिनट का उसमें गैप देना है, इसी तरह आपने इसको ऑक्सीजन चलानी है। ठीक है, और ऑक्सीजन की सोर्स जो है वो ये हो सकती है, या तो ऑक्सीजन का सिलेंडर पेशेंट अरेंज कर ले, ठीक है, या जो है पेशेंट हमारा वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड कोई डिवाइस ले ले
जिससे उसकी ऑक्सीजन पूरी होती रहे हवा के साथ ही, ठीक है। हमारे पास जो एल टॉट की इंडिकेशन है, वो भी जेन में रख लो, हर चीज़ की इंडिकेशन होती है, कहीं भी ये चीज़ नहीं शुरू करा देनी होती। एल टॉट की जो इंडिकेशन है वो हमारे पास है सीवियर सीओपीडी में, पल्मनरी हाइपरटेंशन में, कोर पल्मोनेल में। कोर पल्मोनेल होता है राइट हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू चेस्ट पैथोलॉजीज, ठीक है। यहाँ पेशेंट हमारे पास टर्मिनली इल हो, ठीक है। ये सारी हमारे पास इंडिकेशन है किसकी, एल टॉट की। आपको क्वेश्चन लाजमी आएगा एल टॉट पे, ठीक है। आपके पास टारगेट ऑक्सीजन सेचुरेशन भी पूछेंगे सीओपीडी में, ये हमेशा आपने ध्यान में रखनी है, इसको कभी मिस नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंडिकेशन सर्जरी की कब है, इंडिकेशन फॉर सर्जरी कब है, ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि कब सर्जरी करनी है कब नहीं करनी, ठीक है। हमेशा गाइडलाइंस को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। बुल्लेक्टमी हो सकती है पेशेंट की जब उसको स्टार्ट हो जाए आइसोलेटेड बुल्लस डिजीज, ठीक है। उसका जो हमारे पास सेचुरेशन है वो पूरी ना हो रही हो, ठीक है। वहां पे एयर जो है इंटरेक्ट करती जाए उस टाइम पे बुल्लेक्टमी, ठीक है। और दूसरा काम जो है हमारे पास यहाँ पे, हर जो ऑर्गन खराब होता है आपको पता है उसका जो लास्ट काम है वो है ट्रांसप्लांट। हमने यहाँ पे हार्ट और लंग का ट्रांसप्लांट कराना है, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है हमेशा, ठीक है। हार्ट लंग ट्रांसप्लांट कराना है, ये थी आपके पास सीओपीडी की मैनेजमेंट और उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। आपके पास एक और चीज़ आती है यहाँ पे, एक्यूट एग्जर्वेशन ऑफ सीओपीडी। आपके पास ये पेशेंट इमरजेंसी में आएगा कोई सीओपीडी वाला, ठीक है। अचानक से उसका सांस बहुत ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। आपने सबसे पहला काम यहाँ पे करना है, यू विल मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आपने रिससिटेट करना है पेशेंट को, ठीक है। ओ टू इनहेलेशन करनी है। एज्मा में आपको मैंने बताया था कि 100% ओ टू इनहेलेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे ओ टू इनहेलेशन सिर्फ 24 से 28% तक आपने इसको ऑक्सीजन देनी, से ज़्यादा नहीं देनी, ठीक है। एज्मा में आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, आपने वहाँ पे ऑक्सी नेप्स कराने हैं, ऑक्सीजन के साथ नेप्स कराने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने जो नेप्स कराने हैं सालब्यूटामोल के, सालब्यूटामोल और इपराट्रोपियम ब्रोमाइड के, ये आपने कराने हैं विद आउट ऑक्सीजन। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपने किसके नेप्स ऑक्सीजन के साथ कराने हैं, किससे ऑक्सीजन के बगैर कराने हैं, ठीक है। थर्ड जो चीज़ आपके पास है, आप इसको दोगे आईवी स्टीरॉयड। स्टीरॉयड आप दोगे इसको हाइड्रोकोर्टिसोन की फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा अगेन आप इसका चेस्ट एक्सरे कराओगे, पोर्टेबल, ठीक है। आप रूल आउट करोगे किसको, न्यूमोनिया को या न्यूमोथोरक्स वगैरह को, ठीक है। अगर ये सारा कुछ फेल हो जाता है, इससे काम नहीं बनता, इफ फेल्स, आप अगेन इसको लगवाओगे आईवी अमाइनो फाइलीन, ठीक है। 5 mg/kg के हिसाब से डोजेज हमारे एग्जाम के स्पेक्ट्रम में नहीं आती, लेकिन आप लिख लो, आपको क्लिनिकली ये काम आएंगी, आप ये नोट्स खोल के भी अपने यहाँ से देख के कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। इफ इट इज ऑल्सो फेल, ये भी अगर फेल हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है आईवी डोक्साप्राम का, ठीक है।
ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा कि हाँ भाई इसको सांस लो, सांस अपना बंद ना करो। ठीक है, अगर ये भी फेल हो जाए तो नेक्स्ट है हमारे पास यू वी विल कंसीडर वेंटिलेशन। अगर ये भी फेल हो जाए नॉन इन्वेसिव, तो हमने मूव कर जाना है इन्वेसिव वेंटिलेशन पे। ठीक है, ये हमारे पास ये सारी सीओपीडी की मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करते हैं। हमने बात की कि हमने ट्रीटमेंट सीओपीडी पे बात की। ठीक है, हमने सबसे पहले जनरल मेड्स कराई पेशेंट को, हमने इसकी स्मोकिंग को क्विट करवाया उसका सर्वाइवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमने पेशेंट को वैक्सीनेशन लगवाई। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो हमने स्टार्ट कराया उसका पेशेंट का, उसमें हमने पेशेंट की सिवियरिटी देखी। ठीक है, उस हिसाब से हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कराया। उसमें हमने ड्रग ऑफ चॉइस जो थी हमारे पास इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड थी। ठीक है, मॉडरेट में हमने साथ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के पफ्स ऐड कर दिए बीडी में। ठीक है, स्वेयर में हमने इसके साथ साथ थियोफेलिन और स्टेरॉइड्स वगैरह ऐड कर दिए, और साथ में हमने एल टॉट थेरेपी स्टार्ट कर दी। ठीक है, एल टॉट थेरेपी हमारे पास लो डोज ऑक्सीजन थेरेपी होती है जो हमने 14 से 16 घंटे पर डे देनी होती है। हमारे पास टारगेट ऑक्सीजन जो है इसमें सेचुरेशन वो होना चाहिए 88 से 92%। ठीक है, हमारे पास इसके बाद जो हमने देखी इंडिकेशन इसकी, वो हमने देखी सीवियर सीओपीडी में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, कोर पल्मोनल में, या पेशेंट टर्मिनली इल हो उसमें। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी जो है हमारे पास वो है बुलेक्टमी। ठीक है, अगर उसमें आइसोलेटेड बुलेस डिजीज चल रही हो या हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट। ठीक है, उसके बाद एक्यूट एक्जर्वेशन ऑफ सीओपीडी जो है हमारे पास, अगर इस तरह पेशेंट आ जाए तो हमने सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करना है, उसकी मैनेजमेंट करनी है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन की। ठीक है, हमेशा आपने जब जवाब देना आपने ऐसे ही देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू रिससिटेट द पेशेंट, we will maintain the airway breathing and circulation, then we will further move on to oxygen inhalation. Oxygen inhalation will be 24 to 28%. ठीक है, then we will further add nebulizations with salbutamol ipratropium bromide but without O2, without oxygen. ठीक है, then we will further administer IV steroid hydrocortisone. Then we will get chest X-ray portable. We will rule out pneumonia and pneumothorax. If this treatment fail, we will give aminophylline 5 mg per kg. ठीक है, then if it is also failed, we will give IV doxapram respiratory stimulant. If it is failed, we will consider ventilation. Non-invasive, if it is not work, we will give invasive ventilation. ठीक है, ये हमारे पास टोटल ट्रीटमेंट है सीओपीडी का। आपने किसी को अगर ट्रीटमेंट बताना है तो आपने ऐसे बताना है। अगर आप सीधा कहोगे ना हाँ भाई ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोटोपियम ब्रोमाइड, सबको पता है प्रोटोपियम ब्रोमाइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, आप उसको कहते कि हाँ भाई इसकी नेप्स करा दो। अगर आप इस तरह बताओगे स्टेप वाइज बताओगे, हाँ भाई हम पहले रिससिटेट करेंगे, फिर ऑक्सीजन देंगे, फिर नेप्स कराएंगे, फिर एक्सरे कराएंगे, फिर स्टीरॉयड लगाएंगे। ठीक है, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे आपकी वर्थ बढ़ती है। आप कभी हाउसों में कभी भी ऐसे ये बताओगे ना इस तरह, तो आपकी वर्थ बढ़ेगी। आपको बताना आना चाहिए, नॉलेज आपके पास होता है, आपको बताना नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे इसको पढ़ो, इस तरह आपने इसको मैनेज करना है। ठीक है, सबको समझ लगी? ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अभी हमने बात करनी है न्यूमोथोरेक्स के मैनेजमेंट पे। हमारे पास आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि हमारे पास टाइप थी जो न्यूमोथोरेक्स की, एक थी प्राइमरी या स्पॉन्टेनियस टाइप। ठीक है, जो थिन और लीन पेशेंट स्मोकर्स में हो रही थी। ठीक है, एक हमारे पास थी सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई सीओपीडी या आईएलडी पहले चल रही हो पेशेंट में। ठीक है, उसके साथ, या हमारे पास थी ये किसके साथ, ट्रोमेटिक के साथ। ठीक है, इसकी टाइप्स तो आपने पढ़ी हैं, आपको वही याद होंगी। सडन ऑनसेट डिस्निया के साथ पेशेंट आपके पास आएगा, या एक हमारे पास टाइप है जिसमें रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स हो रहा होता है। ठीक है, इसको हमने कैसे मैनेज करना है, आपको मैंने बताया था। एक हमारे पास होता है क्लोज न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, क्लोज न्यूमोथोरेक्स में आपके पास जो ओपनिंग है काफ़ी स्मॉल होती है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है ये। ठीक है, 15% से भी कम होती है। और
एक आपके पास जो प्राइमरी न्यूमोथोरक्स होता है, इसमें आपके पास इसकी जो ओपनिंग होती है वो मीडियम या लार्ज हो सकती है, ठीक है, 15% से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे अगर तो आपके पास ये केस है क्लोज न्यूमोथोरक्स का, ठीक है, क्लोज न्यूमोथोरक्स का, यू विल, इस केस में आप करोगे पेशेंट को एडमिट फॉर 48 आवर्स इन योर वार्ड एंड यू विल डिस्चार्ज विद फॉलो फॉर 1 वीक विद चेस्ट एक्सरे। आपने क्या करना है, जब भी पेशेंट का आपने न्यूमोथोरक्स देखा वो क्लोज न्यूमोथोरक्स था, ठीक है, आपने पेशेंट को एडमिट करना है 48 आवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्चार्ज करना है उसको फॉलोअप के साथ कि आपने 1 हफ्ते बाद चेस्ट एक्सरे करवा के दोबारा मेरे पास आना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास मीडियम और लार्ज ओपनिंग, ठीक है, जो कि 15% से ज़्यादा थी, ठीक है। इसमें आपके पास जो पहला स्टेप है, यू विल ओवर हेयर, यू विल एस्पिरेट। एस्पिरेट आपको मैंने बताया था कि हवा हमेशा ऊपर होती है, तो आपने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में नीडल को इंसर्ट करना है, आपने एयर को एस्पायर करना है वहां से, ठीक है। आपने करना क्या है यहाँ पे, आपके दो ही आउटकम हो सकते हैं जब आप एस्पिरेट करोगे, या तो वो होगी सक्सेसफुल या वो होगी अनसक्सेसफुल। अगर तो सक्सेसफुल होती है, आपने अगेन इसको एडमिट करना है 48 आवर्स के लिए, डिस्चार्ज करना है, एक हफ्ते के बाद दोबारा बुलाना है चेस्ट एक्सरे के साथ, ठीक है। अगर तो अनसक्सेसफुल हो जाती है तो आपने क्या करना है, यू विल रिपीट एस्पिरेशन, आपने दोबारा से एस्पिरेशन करनी है, ठीक है। अगर इसके भी आपके पास वही अगेन दो आउटकम है, या तो सक्सेसफुल होगी या वो अनसक्सेसफुल होगी, ठीक है। अगर तो वो अनसक्सेसफुल हुई है, अगर सक्सेसफुल हुई है तो आपके पास वही सेम है, आपने एडमिट करना है 42 आवर्स के लिए, तो आपने आगे से उसको फॉलोअप के लिए बुला लेना है, ठीक है। अगर तो ये भी अनसक्सेसफुल होती है तो ये आपके पास इंडिकेशन है फॉर व्हाट, चेस्ट इंट्यूबेशन, आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करानी है, ठीक है। चेस्ट में आपने ट्यूब डालनी है, ठीक है। वो आपको जो तरीका है उसका आपको मैं बताऊंगा बाद में, सर्जरी के अंदर वो आएगा, ठीक है। आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है पेशेंट की, ठीक है। अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाती है, दोबारा आपके पास यही काम है, ठीक है। आपने अगेन एडमिट करना है 48 आवर्स के लिए और डिस्चार्ज करना है एक्सरे के साथ, उसको कहना है कि 1 हफ्ते बाद एक्सरे करवा के दोबारा आए मेरे पास, ठीक है। अगर तो आपके पास ये भी अनसक्सेसफुल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फिर ये अनसक्सेसफुल कैसे हो सकती है कि चेस्ट ट्यूब डालने के बाद भी आपका परसिस्टेंट एयर लीक हो रही हो प्लूरल कैविटी में, ठीक है, 72 आवर्स तक, ठीक है। ये आपके पास इंडिकेशन है आगे अगला स्टेप करने की, या आपके पास रिकरेंट न्यूमोथोरक्स हो रहा हो, ठीक है, उस केस में आपके पास अगली जो इंडिकेशन है जो मैं लिखवाने लगा हूँ उसमें होती है, ठीक है। इसमें आप करते हो पेशेंट को प्ल्यूरो डेसिस या वैट्स, ठीक है। वैट्स हम कहते हैं वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लूरिडेसिस करनी है या वैट्स करनी है उसकी। प्लूरिडेसिस क्या होती है कि आपने यहाँ पे ओब्लिट्रेशन करनी होती है किसकी, प्लूरल स्पेसिस की। वो करनी किस तरह, आपने इसमें कोई भी फाइब्रोजिंग या स्क्लेरोजिंग एजेंट डाल देना है, ठीक है। स्क्लेरोजिंग और फाइब्रोजिंग एजेंट जिससे वो स्पेस जो है वो बंद हो जाए, ठीक है, आपकी एयर लीक जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ये था आपके पास रिकरेंट का, ठीक है।
अगर आपके पास रिकरेंट हो रही हो, ठीक है, और ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी आपके पास परसिस्टेंट एयर लीक हो रही है, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है डेफिनेटिव वो आपके पास ये है, ठीक है। अगर आपके पास हो सेकेंडरी या आपके पास ट्रोमेटिक निमोथोरेक्स हो, ठीक है, उसमें अगर 15% से कम हो, स्मॉल ओपनिंग हो, ठीक है, उस केस में आपने करनी है एस्पिरेशन। इस स्टेप से आपने शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन आगे चेस्ट इंट्यूबेशन वगैरह, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई ट्रोमेटिक न्यूमोथोरक्स है या कोई स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स है सेकेंडरी, आपके पास में 15% से ज़्यादा का एरिया न्यूमोथोरक्स में आ रहा है, ठीक है, आपके पास 15% से ज़्यादा ओपनिंग है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मीडियम और लार्ज इसको मार्क करना है, ठीक है। और ये आपने डायरेक्ट लेके जाना है किस पे, चेस्ट इंट्यूबेशन पे, ठीक है। आपने चेस्ट इंट्यूबेशन से स्टार्ट करते करते आगे इसको लेके चलना है। ये आपके पास सारी न्यूमोथोरक्स की मैनेजमेंट है। आपने प्राइमरी से स्टार्ट किया, ठीक है। स्मॉल अगर ओपनिंग थी, क्लोज थी, आपने उसको एडमिट किया, डिस्चार्ज करना है 1 वीक के फॉलोअप के बाद, ठीक है। मीडियम और लार्ज थी, प्राइमरी थी, ठीक है, आपने उसमें एस्पिरेट करना है। अगर तो वो सक्सेसफुल होती है तो अगेन वही प्लान है। अनसक्सेसफुल होती है, आपने रिपीट करनी है एस्पिरेशन। फिर अनसक्सेसफुल हो गई है तो आपने चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है। फिर अनसक्सेसफुल हो गई तो आपने परसिस्टेंट एयर लीक देखनी है 72 आवर्स के लिए। आपने अगला काम जो करना है प्लूरोडेसिस और वैट्स आपने करनी है, जिसमें आप ऑब्ल्यूट्रेशन करते हो प्लूरल स्पेस की स्क्लेरोजिंग और फाइब्रोजिंग एजेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंडरी न्यूमोथोरक्स, अगर आपके पास ये ट्रोमेटिक न्यूमोथोरक्स है, 15% से कम ओपनिंग है, तो आपने एस्पिरेशन करनी है, चेस्ट इंट्यूबेशन करनी है और आगे स्टेप कंटिन्यू रखने हैं, ठीक है। अगर आपका 15% से ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे चेस्ट इंट्यूबेशन से ही स्टार्ट लेना है। परसिस्टेंट एयर लीक आपने चेक करनी है, अगर अनसक्सेसफुल है तो आपने अगला जो आपका डेफिनेटली प्रोसीजर है वो ये सारा है, ठीक है। रिकरेंट है तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्लूरिडेसिस कर देनी है, ठीक है। ये आपके पास टोटल मैनेजमेंट थी न्यूमोथोरक्स की। कल हम पढ़ेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, और एक दो और टॉपिक्स हैं, इनको हम इसमें ख़त्म करेंगे, ठीक है। हमारे पास कल मेडिसिन जो है रेस्पिरेटरी की वो ख़त्म हो जाएगी। किसी को समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ तक।